Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to the 31st episode of the series Word of the Day. Guys, आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं कॉकी. जी हाँ दोस्तों, कॉकी एक एडजेक्टिव है. कॉकी का मतलब क्या होता है गाइज? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई एबिलिटी है, कोई टैलेंट है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही अपने टैलेंट पर ना मतलब बहुत वो कॉन्फिडेंट है उस टैलेंट के बारे में, मतलब इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट है कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है. एकदम मगरूर है, एक घमंडी हो चुका है बंदा. उसे लगता है कि यार मैं हैंडसम हूँ तो मैं तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ. अगर वो 2-4 मैच मतलब खेला है उसने और वो जीत चुका है तो उसे लगता है मैं तो कोई भी मैच जीत सकता हूँ. तो जो ज़्यादा ही अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे, जो ओवर कॉन्फिडेंट रहे, जस्ट बिकॉज कि उसके पास कुछ एबिलिटी है, उसे लगता है कि बस हमेशा वही जीतेगा, उस तरह का बंदा कॉकी होता है दोस्तों. इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं गाइस. इसके सिनोनिम्स हैं ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, ब्रैश एंड स्वैगरिंग. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस. इसके एग्जाम्पल्स आप खुद ही बना सकते हैं. आप कॉकी, मैंने आपको बताया कोई व्यक्ति है तो आप किसी को भी कह सकते हैं. आपको लगता है कि अगर उसके पास इस तरह की बात है, उसकी पर्सनालिटी में अगर वो चीज़ है तो कह सकते हैं कि ही इज़ कॉकी. या पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ही इज़ हैंडसम एंड ही थिंक्स दैट ही कैन इम्प्रेस एनीवन, सो ही हैज़ डेवलप्ड कॉकी एटीट्यूड. उसने वो कॉकी, वो एक घमंडी वाला एटीट्यूड डेवलप कर लिया है. या डायरेक्ट कह सकते हैं कि यू सीम टू बी कॉकी या ही सीम्स टू बी कॉकी, यू आर कॉकी, डोंट बिहेव लाइक अ कॉकी पर्सन. तो एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से बनाइए. कॉकी का मतलब आप समझ चुके होंगे, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उसको घमंड हो गया है, मेरे में तो ये क्वालिटी है, मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कॉकी होता है. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस. Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to the 32nd episode of the series Word of the Day. So guys, आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं शॉडी. जी हाँ दोस्तों, शॉडी एक एडजेक्टिव है. शॉडी का मतलब होता है घटिया. मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट सही से बना नहीं है, उसमें सही मटेरियल नहीं लगा है, या जैसे तैसे बना करके आपके सामने वो पेश किया गया है, मतलब उसकी क्वालिटी घटिया है, वो चीज़ घटिया है, वहाँ भी आप शॉडी का इस्तेमाल करेंगे. कोई सर्विस आप ले रहे हैं, कोई भी सर्विस हो, किसी होटल में जाते हैं वो सर्विस लेते हैं, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन है उसकी कोई सर्विस है, कोई भी सर्विस उस लेवल तक नहीं है, वो सर्विस घटिया है, वहाँ भी आप शॉडी का इस्तेमाल करते हैं. और अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वहाँ भी आप शॉडी का इस्तेमाल करते हैं. किसी ने अच्छा काम नहीं किया है तो उसका वो जो जॉब है वो भी शॉडी कहलाएगा. तो कुल मिलाकर शॉडी का यही मतलब है कि कोई भी चीज़ अप टू द मार्क नहीं है, घटिया है, वो बात उसमें नहीं है, तुच्छ है, बेकार है, तो वो शॉडी है. कई बार तो हम किसी इंसान को नाउन के रूप में शॉडी बोल देते कि हट बे तू तो एकदम निकम्मा आदमी, तू शॉडी है, मतलब तू एकदम तुच्छ, घटिया है, निकम्मा है तू, तो वहाँ भी हम शॉडी बोल देते हैं उसे. नहीं तो एडजेक्टिव के रूप में तो काम आता ही है दोस्तों. तो इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं गाइस. तो इसके सिनोनिम्स है इन्फीरियर, पुअर, चीप. मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन सिनोनिम्स है, तो सारे लोग जानते ही हैं. चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस. आई डोंट वांट टू बाय दिस शॉडी प्रोडक्ट, यानी कि जो घटिया प्रोडक्ट है मैं इसे खरीदना नहीं चाहता हूँ. यू शुड कंप्लेन अबाउट दिस शॉडी सर्विस. ये घटिया जो सर्विस है तो तुम्हें इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए. He has done a shoddy job. उसने बहुत ही घटिया काम किया है. तो मैं हमेशा सिंपल एग्जाम्पल्स लाता हूँ क्योंकि बिगनर्स भी देख रहे होते हैं तो वो आसानी से समझे. आप चाहे तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाइए दोस्तों. तो ये था शॉडी. आई होप कि आपके समझ में आया होगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस. हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह. गाइज, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज चल रहा है और ये अभी पार्ट 33 हो चुका है ये वीडियो मिला करके.
तो आज के इस वीडियो में मैं मतलब एक वर्ड न ला करके एक ईडियम लाया हूँ। तो कभी कभी ईडियम फ्रेजेस भी लाता रहूँगा। ये काफ़ी चलता है, इसे बोलते हैं एवरी ट्रिक इन द बुक। फिर से दोहरा दूँ, एवरी ट्रिक इन द बुक। अब इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है कि हर पॉसिबल आप तरीका ढूंढ लेते हैं किसी काम को करने के लिए। आप किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं कि वो काम हो जाए, आप उसे अचीव कर ले। अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप हर पैतरा लगा देते हैं, हर मुमकिन कोशिश आप करते हैं। इट मीन्स कि आप वहां पर इस्तेमाल करेंगे एवरी ट्रिक इन द बुक। अब कई बार ऐसा होता है कि ये हम थोड़ा एथिकल नहीं होता है, इसको नेगेटिव वे में इंसान लेता है कि कोई जो ट्रिक लिखा हुआ है ना, ट्रिक की वजह से ऐसा लगता है कि कुछ गलत काम के लिए आप हर पैतरा लगाते हैं। तो ज़्यादातर यही सोच है कि कुछ गलत करने के लिए, बट आप लोग यूज़ करते हैं तो करते हैं, आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। बट नेगेटिव के लिए तो है ही है, गलत काम के लिए तो है ही, प्लस आप वैसे भी लगा सकते हैं कि यार मैं तो हर ट्रिक यूज़ कर लूँगा, हर मुमकिन कोशिश कर लूँगा इस काम को करने के लिए। तो फिर उस सिचुएशन में आप एवरी ट्रिक इन द बुक लगा सकते हैं गाइस। इसके सिनोनिम्स नहीं है क्योंकि ये इडियम फ्रेज में है, तो इसके मैं सिनोनिम्स आपको क्या बताऊं। तो सीधा एग्जांपल्स इसके देखते हैं गाइस। आई विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक टू कजोल दैट गर्ल। उस लड़की को पटाने के लिए, कजोल का मतलब उसको इंप्रेस कर लेना, उसको पटाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, हर पैतरा लगा दूंगा। तो अब ये पटाना इस तरह की सिचुएशन तो समझ रहे हैं ना, थोड़ा एथिकल नहीं होता है ये, बट आप यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं। He tried every trick in the book to humiliate me। यानी कि मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए उसने हर पैतरे का इस्तेमाल किया, पूरी कोशिश की। My friend tried every trick in the book to sell his old car but he failed। यानी कि मेरे दोस्त ने अपनी पुरानी कार को बेचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर पैतरा लगा दिया, लेकिन वो फेल हो गया। तो यही है दोस्तों एवरी ट्रिक इन द बुक। बहुत ही अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड्स ऑफ द डे का ये पार्ट 34 है गाइस। और आज के इस वीडियो में भी मैं एक ईडियम लाया हूँ, काफ़ी यूज होता है। इसे बोलते हैं कीप समथिंग एट बे। कीप की जगह आप होल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होल्ड समथिंग या कीप समथिंग एट बे, ये जो समथिंग है दोस्तों, समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है या समवन भी हो सकता है। यानी कि किसी इंसान को भी आप मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम रख सकते हैं, या कोई चीज़ का। अब होता क्या है पहले समझिए। कीप समथिंग या समवन एट बे का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकती है, आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है, उस चीज़ को दूर रखना, उसे अपने पास आने से रोक देना, उसे प्रिवेंट करना, इसको हम कहते हैं कीप समथिंग एट बे। मान लीजिए कि आप किसी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो बीमारी आप तक आए, यानी कि आप उस बीमारी को दूर रखना चाहते हैं अपने से। तो आप क्या बोलेंगे कि आई वांट टू कीप द डिजीज एट बे। तो कीप द डिजीज एट बे का मतलब है कि बीमारी को एकदम दूर रखना। तो किसी भी चीज से आप अगर बचना चाहते हैं, उसे दूर रखना चाहते हैं, तो कीप एट बे का इस्तेमाल होगा। कीप के बाद आप उस चीज का जिक्र करेंगे जिसको आप दूर रखना चाहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि इसके कुछ सिनोनिम्स है नहीं, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। बाय स्टेइंग होम यू कैन कीप द पैंडेमिक एट बे। यानी कि घर पर रहकर आप इस महामारी को दूर रख सकते हैं। तो कीप द पैंडेमिक, तो कीप के बाद क्या आया? वो पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक मतलब महामारी, उसको हम दूर रखना चाहते हैं। फिर हमने एट बे लगाया। तो ऐसे आप सेंटेंस को जब फॉर्म करेंगे तो यही तरीका आप अपनाएंगे। अगला देखते हैं गाइस। In order to keep the tension and tiff at bay, you should be cool and calm। टेंशन को और झगड़े को दूर रखने के लिए आपको कूल और काम होना चाहिए। What should I do to keep my enemies at bay? अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए
मुझे क्या करना चाहिए। तो कीप समथिंग एट बे का मतलब है कि आप उसे अपने तक पहुंचने नहीं देंगे, उसे आप बिल्कुल एट बे, एकदम दूर रखेंगे उसे। वन शुड रिमेन हैप्पी टू कीप द डिप्रेशन एट बे, यानी कि डिप्रेशन को दूर रखने के लिए हर एक व्यक्ति को हैप्पी रहना चाहिए। वन का मतलब है कि कोई भी हो उसको हैप्पी रहना चाहिए। तो यही था कीप समथिंग एट बे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। कई जगहों पर कीप की जगह होल्ड का इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस इसका इस्तेमाल कीजिए। तो अब तक 34 वीडियोस हो चुके हैं गाइस, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कीजिए। तो कभी कभी ईडियम्स भी लाऊंगा, वैसे ज़्यादातर मैं एडजेक्टिव्स या वर्ड्स लाता हूँ, कभी कभी ईडियम्स भी आया करेगा, तो उसे भी आप एक्सेप्ट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे का ये 35th एपिसोड है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब सिखाने जा रहा हूँ। इसका नाम है जोन आउट। जी हाँ दोस्तों, जोन आउट का आप इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब आप कहीं पर मौजूद हैं लेकिन वहां हो करके भी आप उस वातावरण से कट लेते हैं, आप वहां से आउट हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे बात कर रहा है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, वो बोले जा रहा है और आप फिजिकली वहां है, मेंटली आप है ही नहीं, आप बिल्कुल वहां से कट गए हैं, तो जोन आउट हो गए। अब हो सकता है आप कट गए हो क्योंकि आप बोर हो रहे हो सकता है कि कोई और बात हो। कहने का मतलब कि उस वातावरण से खुद को एकदम काट लेना है वहीं पर, बट वहां नहीं है, यूं समझ लीजिए। इसे हम कहते हैं जोन आउट हो जाना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। व्हेन ही स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज फ्रेंड, आई जस्ट zoned आउट। जब वो अपने दोस्त के बारे में कहानी सुनाने लगा, मैं जोन आउट हो गया, यानी कि मैं वहां से कट लिया, था वहीं पर बट मैंने अपना दिमाग वहां से हटा लिया, मैं कहीं खो गया। शी zoned आउट ड्यूरिंग द लेक्चर, यानी कि लेक्चर के दौरान वो जोन आउट हो गई। तो समझिए कि जोन आउट का मतलब वो कट ली मतलब फिजिकली वहीं पर है, मेंटली वहां से वो हट गई। अपने आप को उस वातावरण से कट लेना, काट लेना, हटा लेना वहां से। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस सामने वाला बोल रहा है तो बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपका वहां पर कोई फोकस नहीं है, आपने अपने आप को जोन आउट कर लिया है। ये है आपका जोन आउट। आई स्टार्ट जोनिंग आउट वेन एवर माई वाइफ स्टार्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट ट्रिवियल इश्यूज। जब भी मेरी पत्नी छोटे छोटे इश्यूज के बारे में कंप्लेन करने लगती है तो मैं जोन आउट हो लेता हूँ, यानी कि मैं कट लेता हूँ। बोलो भाई कितना बोलना है। तो बस यही था दोस्तों, जोन आउट। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये सीरीज है वर्ड ऑफ द डे का और ये एपिसोड है 36। सो 36 यानी कि 35 वीडियोस मैं अब तक दे चुका हूं। देखते हैं आज का जो वर्ड है गाइस। स्क्रीन नहीं है तो देखते हैं आवाज कितनी आती है। सो गाइस देखिए, आज का जो वर्ड है इसे ध्यान से समझिए क्योंकि एक वर्ड दो काम करने वाला है। इस वर्ड का नाम है डेडली। अब डेडली एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। अब पहले हम एडजेक्टिव के रूप में इसको देखते हैं। डेडली का मतलब है घातक, जानलेवा, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो जान ले सकती है। कोई बीमारी है जो जान ले सकती है, कोई भी चीज है जो जान ले सकती है। तो उस चीज से पहले आप अगर डेडली लगा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो जो चीज है वो जानलेवा है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप इसे लीथल कहेंगे, लीथल, या फैटल कहेंगे, डेथली कहेंगे, और डेंजरस तो आपको बताएंगे। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो डेडली का मतलब घातक या जानलेवा, यानी कि इंग्लिश में देखें तो लाइकली टू या एबल टू कॉज डेथ, जो डेथ कॉज करते, जिसकी वजह से डेथ हो जाए, वो डेडली है। क्लियर है? अब दो एग्जांपल देखते हैं, दो तीन एग्जांपल्स हैं। यहां लिखा है कि द डेडली वायरस। अब देखिए कि वायरस है, वायरस से पहले यहां डेडली है,
यानी कि वायरस के बारे में बता रहा है कि कैसा वायरस है भैया, तो जानलेवा वायरस है, तो डेडली वायरस। कोई डिजीज है, अब मैं डिजीज से पहले अगर डेडली लगा दूं तो डेडली डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी, घातक बीमारी। बाकी आप सेंटेंस बना लीजिए, द डेडली वायरस हैज किल्ड मेनी पीपल, यानी कि जानलेवा वायरस ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है, उन्हें जान से मार दिया है। क्लियर है? एक और है, इट वॉज अ डेडली अटैक। अब अटैक से पहले डेडली है, तो अटैक कैसा हो गया? जानलेवा अटैक हो गया, जिससे किसी की मौत हो सकती है। यानी कि ये जो अटैक था ये डेडली था, ये जानलेवा अटैक था। क्लियर है? एक और देखिए, आई डोंट हैव एनी डेडली एनिमी। अब एनिमी से पहले डेडली आ रहा है, तो कैसा एनिमी? जानलेवा दुश्मन, जो जान ले सकता है। लाइकली टू कॉज डेथ या एबल टू कॉज डेथ, तो ये एडजेक्टिव के रूप में आपके समझ में आ गया कि डेडली क्या होता है। ठीक है जी। अब डेडली का इसी एडजेक्टिव में एक और मतलब छुपा होता है, इसका मतलब होता है बोरिंग या डल। अब आप किसी चीज को आप कहते हैं कि अरे यार ये पार्टी बहुत बोरिंग है, या ये एक्टिविटी या ये जो भी है ये बहुत ही बोरिंग कॉन्वर्सेशन है, बोरिंग लेक्चर है, तो वहां भी डेडली कहा जाता है। हालांकि ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं देखने को मिला है, बट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल है, बट ये तो बिल्कुल चलता है डेडली। तो बताना मेरा फर्ज है कि कभी मान लो कोई अंग्रेज आपसे बात करे, बोले ओ डेडली लेक्चर, तो आप समझ जाएंगे अच्छा डेडली का मतलब जानलेवा नहीं था, इस डेडली का मतलब था बोरिंग, उबा देने वाला, पकाऊ। तो यहां इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि दिस पार्टी वाज डेडली। अब आपने पार्टी को डेडली बोला तो जरूरी थोड़ी कि जब जानलेवा पार्टी है तो जानना जरूरी है। तो पार्टी कैसा था? पार्टी वाज डेडली, यानी कि वो उबाऊ था, पकाऊ पार्टी था। या दैट लेक्चर वाज डेडली, वो जो लेक्चर था वो पकाऊ था, यानी कि उबा देने वाला। तो यहां पे इस्तेमाल आप करते हैं। अब एडजेक्टिव हो गया, अब इसका एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल देखते हैं गाइस। डेडली एडवर्ब के रूप में यूज होगा, और कई बार लोग कहते हैं कि एल वाई है तो एल वाई हमेशा एडवर्ब होता है, बट एडजेक्टिव भी एल वाई वाले होते हैं दोस्तों, कभी आप पढ़ लेना। एनीवेज, तो एडवर्ब के रूप में है, इसको बोलते हैं अत्यंत। यानी कि जब आप एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो आप किसी चीज पर एम्फेसाइज करेंगे कि कोई चीज अगर हुआ है या कोई चीज है तो बहुत ज्यादा मात्रा में। ये जो एडवर्ब है, अब ये यहाँ पर किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा। एडवर्ब तो बहुत सारे काम करता है ना, वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, खुद एडवर्ब के बारे में भी बताता है, कई बार तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है। तो अब यहाँ पर जो डेडली अगर एडवर्ब के रूप में हो, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, यानी कि ये किसी अनप्लेजेंट चीज के बारे में बताएगा कि कोई अनप्लेजेंट चीज है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें एडवर्ब के रूप में, तो कंप्लीटली कह सकते हैं, कि पूर्ण रूप से, टोटली कह सकते हैं, परफेक्टली कह सकते हैं। तो समझ रहे आप? तो डेडली का मतलब टोटली, डेडली का मतलब कंप्लीटली, डेडली का मतलब परफेक्टली। लेकिन कहां पे यूज करेंगे? जब कोई बुरी चीज बतानी हो, कोई अनप्लेजेंट चीज, अनडिजायरेबल चीज बतानी हो। जैसे मैं बोलूं कि इट्स अ डेडली सीरियस कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है ये डेडली सीरियस है। तो डेडली सीरियस का मतलब क्या है? ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है। तो किसी खराब चीज को दिखाना है, अनप्लेजेंट है, जो दुखदाई चीज है, उस दुखदाई चीज को आप डेडली करके और वो क्वालिटी लगा रहे हैं आप। जैसे सीरियस, हम बात सीरियस की कर रहे हैं, तो सीरियस को मॉडिफाई कर रहा है ना कि डेडली सीरियस, कंडीशन तो है ही। अब डेडली सीरियस का मतलब है कि बहुत ज्यादा सीरियस। इस सीरियस के बारे में एम्फेसाइज कर रहा है कि एम्फेसाइज अनप्लेजेंट या अनडिजायरेबल क्वालिटी। तो सीरियस को एम्फेसाइज कर रहा है कि बहुत ज्यादा। तो डेडली सीरियस यानी कि कंप्लीटली सीरियस। एक और देखिए, इट्स डेडली कोल्ड टुडे। अब डेडली कोल्ड का क्या मतलब है? कि बहुत ज्यादा कोल्ड है, डेडली कोल्ड। तो कोल्ड जो अनप्लेजेंट है, आपको परेशान कर रहा है, और उस पर आपने डेडली लगा दिया, तो उस परेशान वाली चीज को और आपने एम्फेसाइज कर दिया कि भाई बहुत ज्यादा कोल्ड है, डेडली कोल्ड। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा डेडली। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। Hello everyone, my name is Chandan Singh.
सो गाइज वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और ये एपिसोड 37 है गाइज। देखते हैं आज का वर्ड क्या है। गाइज आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं विगोरसली। विगोरसली एक एडवर्ब है। तो विगोरसली का हम इस्तेमाल कब करेंगे दोस्तों, सिचुएशन क्या होगा वो देखते हैं। हिंदी में अगर देखेंगे तो लिखा है कि जोर लगाकर या जोशपूर्ण ढंग से, लेकिन इसके सबसे पहले सिनोनिम्स को देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सिनोनिम्स है इसका एनर्जेटिकली। तो एनर्जेटिकली से आपको पता चल रहा है कि बड़े ही एनर्जी के साथ अगर कोई काम कोई कर रहा है, इट मींस कि वो काम कर रहा है विगोरसली, या बहुत ही हार्ड, बहुत ही फोर्सफुली, बड़ा फोर्स लगा रहा है किसी काम में, बड़े स्ट्रांगली किसी काम को कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसे तरीके से आप किसी काम को करते जिसमें बड़ा ही फिजिकल स्ट्रेंथ लगा हो, एफर्ट लगा हो, एनर्जी लगी हो। अब चाहे कोई भी काम हो, आप अगर टेबल खिसका रहे हैं और बहुत ही जोश और जोर के साथ, तो विगोरसली आप कर रहे हैं। आप अगर फावड़ा चला रहे हैं तो आप विगोरसली चला रहे हैं। आप नाच रहे हैं अगर उस वे में बड़ा ही जोश और जोर लगा रहे हैं तो विगोरसली आप उस काम को कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और बड़े ही जोश के साथ और एकदम फिजिकल स्ट्रेंथ को ज्यादा ही लगा रहे हैं, वो दिखना चाहिए कि बड़ा ही स्ट्रांगली किसी काम को कर रहा है, बहुत ही फोर्स लगा रहा है, इट मींस कि आप उस काम को विगोरसली कर रहे हैं। दोस्तों क्लियर है? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह लिखा है कि शी शुक हर हेड, उसने अपना हेड हिलाया विगोरसली। तो विगोरसली का मतलब है कि बहुत ही फोर्सफुली, बहुत फोर्स में एकदम ऐसे करके हिलाया उसने, ऐसे ऐसे हिलाया, तो फोर्सफुली, तो विगोरसली है। ही डांसेस, वो नाचता है विगोरसली, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही फोर्सफुली, एनर्जेटिकली वो नाचता है, तो विगोरसली आप वहां पर बोलेंगे। आई नेवर टेक एक्सरसाइज विगोरसली, यानी कि मैं कभी भी उस मतलब हार्ड एक्सरसाइज नहीं करता हूं, वो फोर्सफुली तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता हूं, इन अ वे दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं लगाते हैं आप, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं, एनर्जी नहीं लगाते हैं, तो यानी कि विगोरसली आप नहीं करते हैं तो विगोरसली आप करते हैं। एक और है कि ही विगोरसली डिनाइड द एक्यूजेशन। अब इसमें डिनाई में कैसे है, अब डिनाई को तो कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, उसने मना कर दिया, उसपे कुछ एक्यूजेशन है, आरोप है, उसने उसका खंडन किया, डिनाई किया। तो विगोरसली का मतलब है कि बड़े ही स्ट्रांगली, स्ट्रांग तरीके से उसने मना किया। तो यहां भी इस्तेमाल हुआ है विगोरसली का, बहुत ही स्ट्रांगली उसने बोला ना, बिल्कुल नहीं, विगोरसली। तो क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस वर्ड ऑफ द डे का ये सीरीज है और एपिसोड है 38। इससे पहले 37 वीडियोस बना चुका हूं, वीडियोस को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं लेजरली। जी हाँ दोस्तों, लेजरली एडजेक्टिव के रूप में भी काम आएगा और एडवर्ब के रूप में भी काम आएगा दोस्तों। तो लेजरली को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेजरली का मतलब अगर एडजेक्टिव के रूप में देखें तो इत्मीनान भरा, इत्मीनान भरा। अब कोई चीज इत्मीनान भरा हो सकता है। कोई, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो खाना जो पकाना है वो इत्मीनान भरा है, तो आप लेजरली लगा सकते हो। कुकिंग से पहले अगर बोलेंगे ना लेजरली कुकिंग, यानी कि कुकिंग को इसने क्वालिफाई कर दिया कि लेजरली मतलब बड़े ही आराम भरा, इत्मीनान भरा। अगर कोई किसी से बातें कर रहा है तो एक कॉन्वर्सेशन है, तो उस कॉन्वर्सेशन के पहले आपने लगा दिया लेजरली कॉन्वर्सेशन। चूंकि एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो लेजरली कॉन्वर्सेशन मतलब इत्मीनान भरी बातचीत। तो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपकी कोई वॉक हो, आपकी कोई एक्सरसाइज हो, आपका कोई एक्टिविटी हो और वो एक्टिविटी लेजरली है, इट मींस कोई इत्मीनान भरा है। समझ गए गाइस? अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं अनहरीड। अनहरीड का मतलब कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है। आप इसे रिलैक्स्ड कह सकते हैं, मार्कर काम नहीं कर रहा है, रिलैक्स्ड कह सकते हैं, स्लो, इजी, ये सब तो आपको पता ही है इसके सिनोनिम्स है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। देखिए, इट वाज अ लेजरली पिकनिक।
अब पिकनिक से पहले लेजरली लगा, यानी कि पिकनिक को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा पिकनिक? लेजरली पिकनिक, यानी कि इत्मीनान भरा पिकनिक, यानी कि पिकनिक बिल्कुल अनहरीड था, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, बड़ा ही कूल काम इत्मीनान भरा पिकनिक था, तो लेजरली पिकनिक। एक और देखिए, लेट्स गो फॉर अ लेजरली स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है कि धीरे धीरे आप चलते हैं, टहलते हैं, जो वॉक होता है, स्लो हो तो स्ट्रॉल कहते हैं। तो लेट्स गो, चलो, फॉर अ लेजरली स्ट्रॉल, तो स्ट्रॉल से पहले लेजरली है, यानी कि इत्मीनान भरे स्ट्रॉल के लिए चलो। हालांकि स्ट्रॉल भी धीरे धीरे होता है, उसमें भी बड़ा ही इत्मीनान भरा हो, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं जाने के लिए कोई जल्दीबाजी ना हो, लेजरली। समझ गए? एक और देखिए, वी वर एंजॉइंग, हम एंजॉय कर रहे थे, अ लेजरली ड्रिंक। अब ड्रिंक से पहले लेजरली आया है, यानी कि वो जो ड्रिंक ले रहे थे, ड्रिंक को एंजॉय कर रहे थे, वो ड्रिंक बड़ा ही इत्मीनान भरा था, एक लेजरली था। क्लियर है? तो एडजेक्टिव के रूप में आप समझ गए कि जब भी आप लेजरली बोलेंगे तो इसके बाद आपको वो नाउन या प्रोनाउन दिखाना पड़ेगा जिसको आप लेजरली कह रहे हैं, जिसको आप इत्मीनान भरा कह रहे हैं। जब आप इसका एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो ये हो जाएगा इत्मीनान से। हिंदी एडजेक्टिव के रूप में इत्मीनान भरा, एडवर्ब के रूप में हो जाएगा इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, यानी कि इन अ रिलैक्स्ड वे। एक रिलैक्स्ड वे कह सकते हैं। जैसे ही वॉज वॉकिंग, वो वॉक कर रहा था लेजरली। अब लास्ट में आपने लेजरली लगाया, तो ये लेजरली इस वॉकिंग के बारे में बता रहा है कि वॉक कैसे वॉक कर रहा था, तो लेजरली, बड़े ही इत्मीनान से वॉक कर रहा था। तो आप समझ रहे हैं कैसे इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव के रूप में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसे होगा? लेजरली वॉक। ओके, जैसे ही वॉज हैविंग अ लेजरली वॉक या ही वॉज टेकिंग अ लेजरली वॉक। और अगर आप एक्शन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ही वॉज वॉकिंग, यहां पर आप, यहां जो वॉकिंग है ये एक्शन है। ऊपर वाले में अगर बोलूं कि ही वॉज हैविंग अ लेजरली वॉक, तो वहां वॉक एक नाउन था। समझ रहे हैं? खैर आगे देखते हैं। शी ऑलवेज कुक्स फूड, वो हमेशा खाना पकाती है लेजरली। कैसे पकाती है? तो कुक के बारे में कह रहा है कि बहुत ही लेजरली पकाती है, यानी कि बड़े ही आराम से, इत्मीनान से पकाती है। तो समझ गए दोस्तों आप? तो आप लेजरली का इस्तेमाल कीजिए अपने रोजमर्रा की लाइफ में। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, पार्ट है 39। तो आज का एक छोटा सा वर्ड देखते हैं गाइस, छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। तो आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं करेस, CARESS, करेस। करेस एक वर्ब है, कई बार नाउन की तरह भी काम करता है, बट हम इसे वर्ब की तरह देख रहे हैं। करेस वर्ब है, तो फिर करेस्ड, करेस्ड इसके फॉर्म होंगे करेसिंग, करेसेस, ऐसे आप इसको चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से। करेस का मतलब होता है सहलाना या प्यार से स्पर्श करना। कहने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को बहुत प्यार से ऐसे पुचकारते हो, सहलाते हो, यू नो। तो ये जो दुलारना है, सहलाना है, इसको हम करेस कहेंगे। इट मींस कि आप टेंस के हिसाब से उसको बदलोगे कि आई एम करेसिंग, यानी कि मैं सहला रही हूं। जिसको सहला रहे उसका नाम लीजिए। आई एम करेसिंग माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को सहला रहा हूं। किसी के बाल पे ऐसे आप स्पर्श, प्यार से हाथ फेर रहे, इट मींस कि आप करेस कर रहे हैं। तो करेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में दो वर्ड काफी चलते हैं। एक तो है स्ट्रोक, आप स्ट्रोक भी कह सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब भी सहलाना होता है कि आई एम स्ट्रोकिंग, शी वाज स्ट्रोकिंग माय हेयर, माय चीक, माय शोल्डर, माय व्हाटएवर। ओके, उसके बाद आप फॉन्डल कह सकते हैं कि शी वाज फॉन्डलिंग। फॉन्डल में प्रॉब्लम यह है कि फॉन्डल दोनों तरीके से यूज हो सकता है। ऐसे कोई प्यार मोहब्बत से सहला रहा है, जैसे अपने माँ अपने बच्चे को सहलाती है तब भी, लेकिन फॉन्डल में सेक्सुअल फीलिंग वाला भी आ जाता है। अगर किसी के अंदर सेक्सुअल फीलिंग है और वो अपने पार्टनर को सहला रहा है, पुचकार रहा है, तो वहां फॉन्डल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन करेस का इस्तेमाल आप बहुत ही प्यार मोहब्बत, सच्चे दिल से प्यार मोहब्बत से आप सहला रहे हैं, पुचकार रहे हैं, करेस का इस्तेमाल करें। समझ रहे कैसे? चलिए, ये हो गया। तो अंग्रेजों के हिसाब से अगर देखिए तो टू टच समवन या समथिंग जेंटली एंड अफेक्शनेटली, यानी कि आप बड़े प्यार से जेंटली किसी को टच कर रहे हो, बड़े अफेक्शन के साथ टच कर रहे हो, इट मींस यू आर करेसिंग।
नहीं तो आप सिनोनिम यूज करें, स्ट्रोकिंग नहीं तो फॉन्डलिंग। अब इसके दो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। यह है कि आई वॉज करेसिंग माई सन्स चीक, यानी कि मैं अपने बेटे के गाल को सहला रहा था, उसे करेस कर रहा था। तो क्लियर है? एक और देखिए, माई वाइफ वॉज करेसिंग माई हेयर, यानी कि मेरी पत्नी मेरे बाल को सहला रही थी, यानी कि प्यार से स्पर्श कर रही थी। तो किसी भी चीज को, किसी को भी आप सहलाइए, पुचकारिए, दुलारिए प्यार से, तो वो करेस कहलाएगा। नहीं तो स्ट्रोक का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फॉन्डल का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है गाइस? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और ये है एपिसोड 40। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या है दोस्तों। गाइस, ये जो वर्ड है इसे हम कहते हैं प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट आपका वर्ब है, तो प्रीवैरिकेटेड, प्रीवैरिकेटिंग, प्रीवैरिकेट्स, ऐसे आप चेंज करेंगे इसे गाइस टेंस के हिसाब से। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है कि सच बोलने से कतराना, यानी कि टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड से आप फोन पे बात कर रहे थे, अचानक पेरेंट्स आ जाते हैं, मम्मी या पापा में से कोई आता है और कहता है भाई किससे बात कर रहे थे, तो आप सच बोलने से कतराते हैं। आप वहां पर इधर उधर टाल मटोल करने लगते हैं, कुछ ना कुछ और बातें बनाने लगते हैं। इट मीन्स कि आप क्या करते हैं, आप प्रीवेरिकेट करते हैं उसे। तो प्रीवेरिकेट एक तरीके से झूठ बोलने जैसा ही हो गया, लाई वाला आप फीलिंग कह सकते हैं। बट ज्यादातर आप फोकस कीजिएगा कि जब आप सच्चाई बोलने से कतराते और इधर उधर घूमने लगते हैं ना, तो आप प्रीवेरिकेट करने लगते हैं। यही है मेन इसका मतलब। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स है इवेड। इवेड का मतलब होता है टाल मटोल करना, इवेड करना। हेज है, और लाई भी एक तरीके से कह सकते हैं झूठ बोलना। प्रीवेरिकेट का मतलब है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिनिश करते हैं। यह है कि व्हेन आई आस्क्ड माय सन, जब मैंने अपने बेटे से पूछा, whom he was talking to, कि भाई वो किससे बात कर रहा था, जब मैंने उससे पूछा, he started prevaricating, वो झूठ बोलने लगा, कतराने लगा, इधर उधर की बात करने लगा, प्रीवेरिकेट करने लगा, सच बोलने से कतराने लगा। You are prevaricating about your relationship, तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में प्रीवेरिकेट कर रहे हो, यानी कि सच नहीं बता रहे हो, मुझे इधर उधर घुमाए जा रहे हो, कतरा रहे हो सच बोलने से। Don't prevaricate and tell me what exactly happened, मुझे बताओ कि सचमुच वहां हुआ क्या, और प्रीवेरिकेट मत करो, इधर उधर की बात मत करो, इवेड मत करो, टाल मटोल मत करो, झूठ मत बोलो, यानी कि सच बोलने से मत कतराओ, सच बोलो। तो समझ गए गाइस प्रीवेरिकेट? तो बस यही था आज के लिए, आपका एपिसोड 40 कंप्लीट हो गया। तो 40 वीडियोस हो चुके हैं गाइस। आप सारे वीडियोस को, मतलब सारे वर्ड्स को आप देखें और प्रैक्टिस करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड ऑफ द डे का ये सीरीज है और एपिसोड है 41। और आज का जो वर्ड है देखते हैं गाइस, ये एक इडियम है, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक। अब इसका इस्तेमाल आप किस सिचुएशन में करेंगे वो देखते हैं। गाइस, पेन इन द नेक के लिए कोई हिंदी तो नहीं है। इंग्लिश में अगर देखिए तो समवन या समथिंग दैट इज इरिटेटिंग, एनोइंग एंड डिफिकल्ट। कोई बंदा, कोई व्यक्ति हो या कोई चीज हो जो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाए, बहुत ही कष्टदायक हो जाए, बड़ा ही मुश्किल बन जाए वो आपके लिए, वो जो चीज है वो क्या हो गया, पेन इन द नेक हो गया। कहने का मतलब क्या है, आप अपने घर में हैं और आपके पड़ोस में कुत्ता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, आपको डिस्टर्ब करता रहता है। तो कुत्ता आपके लिए क्या बन गया, वो कुत्ता हो गया पेन इन द नेक। अब इसको ट्रांसलेट करें तो एक गले का दर्द सा बन गया वो, यानी कि बहुत ही इरिटेटिंग है। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज अगर वो इरिटेटिंग हो जाए, वो एनोइंग हो जाए, उससे आपको कष्ट पहुंच रहा है,
वो आपके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाए कि उससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाए। इट मीन्स कि वो जो चीज है वो क्या है, पेन इन द नेक है। जैसे मैं काम कर रहा हूं और मेरा बेटा आके मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो क्या बन गया मेरे लिए, पेन इन द नेक बन गया। तो इस तरीके से आप किसी को भी कह सकते हैं पेन इन द नेक तब जब वो आपके लिए एनोइंग और इरिटेटिंग बन जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, अब इसका अगर हम सिनोनिम्स तो ऐसे कुछ है नहीं, बट आप इसी को ले सकते हैं, इरिटेटिंग कह दीजिए, एनोइंग कह दीजिए, ऑब्नॉक्शियस कह दीजिए, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके 2 एग्जांपल्स में लाया हूं, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। देखिए यह लिखा है कि whenever I start doing my important work, जब कभी मैं अपना इंपॉर्टेंट काम करना शुरू करता हूं, my son starts disturbing me, मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब करने लगता है। He is a pain in the neck, यानी कि वो पेन इन द नेक है। तो समझ गए, पेन इन द नेक का मतलब कि वो इरिटेटिंग है, वो एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा ही एनोइंग है। तो पेन इन द नेक का मतलब है कि कोई चीज आपके लिए मुसीबत बन गया हो, बड़ा ही वो इरिटेटिंग हो गया हो आपके लिए। एक और देखिए, my neighbor's children have become the pain in the neck, मेरे पड़ोसी के बच्चे वो पेन इन द नेक यानी कि मेरे गले का दर्द बन गए हैं, बिकॉज दे कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज होल डे, क्योंकि पूरे दिन शोर मचाते रहते हैं। तो समझ गया पेन इन द नेक। तो कोई भी हो उसको आप पेन इन द नेक कह सकते हैं अगर वो इरिटेटिंग है। तो बस छोटा सा वीडियो है आज के लिए, इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और एपिसोड है 42। तो गाइस, आज का जो वर्ड है ये एक स्लैंग के रूप में ज्यादा चलता है। इसका नाम है बगर ऑफ। शायद आपने सुना होगा बगर ऑफ। तो काफी फिल्मों में बगर ऑफ बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है बगर ऑफ। पहले बता दूं कि एक ब्रिटिश का स्लैंग है और ये इनफॉर्मल है और ये थोड़ा सा रूड वे में बोला जाता है। तो बगर ऑफ का मतलब होता है अ रूड वे ऑफ टेलिंग समवन टू गो अवे, यानी कि अगर आपको किसी को बोलना है कि चल जा जा यहां से, ऐसे ना थोड़ा गुस्से में एक रूड तरीके से बोलना है, तो आप अंग्रेजी में बगर ऑफ बोलेंगे। तो ये उनके यहाँ ज्यादा चलता है ब्रिटिश में, क्योंकि स्लैंग है। स्लैंग का मतलब होता है कि उनके उधर ये वर्ड्स चलते हैं। कैसे हम कहीं पर खाट होता है तो कहीं पर खटिया होता है, तो खटिया स्लैंग है, कहीं पर खटोला खटोली। तो वैसे ही बगर ऑफ का मतलब है गेट लॉस्ट, यानी कि हम किसी को कहते हैं गेट लॉस्ट, चले जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, बगर ऑफ। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो गेट लॉस्ट आप यूज करते हैं। कई बार फिल्मों में देखेंगे तो फक ऑफ ऐसे भी कहते हैं, ये भी इसका सिनोनिम है। बज ऑफ भी कह सकते हैं, बज ऑफ, इसका मतलब भी वही रूड वे है। और कई बार शू भी कहा जाता है। हालांकि शू जानवरों को भगाने के लिए होता है। अगर कोई कुत्ता है तो आप कहते हैं शू शू, तो शू का मतलब है कि आप उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि शायद हिंदी में शू बोलते हैं, शू इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश में शू मतलब ज्यादातर एनिमल्स को भगाने के लिए यूज होता है कि भाग भाग यहां से, शू ऐसे करके बोलते हैं। नहीं तो कई बार इंसानों के लिए भी यूज हुआ है, बट मैं इसको बोलूंगा कि इसको यूज ना करें, ये एनिमल के लिए ही ज्यादा यूज होता है। बगर ऑफ की जगह आप गेट लॉस्ट। बाकी ये जो फक ऑफ है ये भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बगर ऑफ ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये भी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है कि जहां पर आपके यार दोस्त जैसे लोग हैं जो पहले से एक दूसरे को ढंग से जानते हैं, वहां गुस्से में कह रहे चल निकल यहां से, बगर ऑफ ऐसे बोले। समझ गए गाइस? चलिए, तो अब ये हो गया सिनोनिम। एग्जांपल सिर्फ 2 लाया हूं, आप खुद बना लीजिएगा। जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि बगर ऑफ और आई विल कॉल द कॉप, यानी कि भाग जाओ यहां से, निकलो यहां से, नहीं तो पुलिस को बुला दूंगा। तो गुस्से में कह रहे हैं। और ये ज्यादातर कमांड वे में होना चाहिए कि आप किसी को कह रहे हैं कि चल भाग यहां से, तब ये निकलना चाहिए बगर ऑफ, निकल यहां से नहीं तो पुलिस को बुला दूंगी या दूंगा। ठीक है। एक है कि नाउ बी क्वाइट, शांत हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, बी क्वाइट एंड बगर ऑफ, और निकलो यहां से, भागो यहां से। तो ये होता है बगर ऑफ दोस्तों। फिल्मों में तो मैं जब भी इंग्लिश मूवीज देखता हूं कहीं ना कहीं बगर ऑफ दिख ही जाता है। कई बार हिंदी मूवीज में भी 1-2 डायलॉग अगर कोई बोलता है इंग्लिश का तो बगर ऑफ मैंने सुना है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और ये एपिसोड है 43। आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रोनाउंस करना, प्यूसिलैनिमस। अब ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है गाइस। एडजेक्टिव है तो इसका अगर हिंदी में देखें तो मतलब है डरपोक या कायर। कहने का मतलब ये है, अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो वो व्यक्ति प्यूसिलैनिमस कहलाता है। वन हु इज टिमिड, जो टिमिड है, अफ्रेड है, डजंट गेट इन्वॉल्व, कोई भी कहीं पर कोई मैटर फंस गया हो वो जल्दी इन्वॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। डजंट टेक स्टैंड, वो स्टैंड नहीं लेगा, यानी कि उसके अंदर वो गट्स नहीं है, वो पावर नहीं है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। वो ये नहीं कि लेजी है, वो इसलिए कि वो किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहता है, वो अलग रहता है। इस तरह का जो व्यक्ति है वो कहलाता है प्यूसिलैनिमस। तो कुछ भी हो जाए वो फैसले नहीं लेगा, वो दूसरों को बोलेगा यार तू मेरी तरफ से वहाँ बोल देना यार, कहीं पर कोई आवाज़ उठानी हो, बात रखनी हो, वो नहीं रखेगा, वो किसी और का सहारा लेगा, वो हमेशा पीछे हटा हुआ रहेगा क्योंकि उसे पता नहीं किस चीज़ से डर लगता है, वो हमेशा अफ्रेड रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह का जो व्यक्ति जो पीछे भागे, वो जल्दी स्टैंड न ले, वो कहलाता है प्यूसिलैनिमस। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं पुअर स्पिरिटेड, यानी कि स्पिरिटेड नहीं, उसके अंदर वो स्पिरिट नहीं है, वो जोश, वो जज्बा नहीं कुछ करने का, एकदम अलग सा रहेगा वो। तो पुअर स्पिरिटेड, आप उसे अनमैनली भी कह सकते हैं। अनमैनली ये भी वही कायर और डरपोक को दिखाता है, अनमैनली यानी कि वो एकदम पीछे रहता है हमेशा, वो उसमें वो बात नहीं है। कावर्डली, कावर्डली भी एक एडजेक्टिव है। कावर्ड तो एक नाउन होता है, ये कावर्डली एडजेक्टिव, इसका मतलब भी कायर। टिमिड आपको पता है, ये क्रेवन भी आप कह सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी को दिखाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ता, उसके अंदर वो बात नहीं है। आप इसे गटलेस भी कह सकते हैं कि गट्स नहीं है उसके पास, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि एज ही इज प्यूसिलैनिमस, जैसा कि वो एक डरपोक है, ही कांट स्टैंड अप टू हिज बुलीज, तो वो अपने बुलीज का सामना नहीं कर सकता। बुलीज का मतलब कि वे लोग जो आपको बुली करते हैं वो बुलीज कहलाते हैं, यानी कि बुली एक नाउन का भी काम करेगा, एक वर्ब का भी काम करेगा। तो वो सामना नहीं कर सकता, वो स्टैंड नहीं ले सकता है। एक और देखिए, ही इज इंसल्टेड, उसकी इंसल्ट की जाती है owing to his pusillanimous attitude, क्योंकि उसका एटीट्यूड प्यूसिलैनिमस है, वो कायर वाला एटीट्यूड है, डरपोक वाला एटीट्यूड है, वो एकदम पीछे रहेगा, दबा हुआ रहेगा, जल्दी आवाज नहीं उठाएगा, ऐसा एटीट्यूड है, इसलिए उसकी इंसल्ट की जाती है। हर बॉयफ्रेंड सीम्स टू बी प्यूसिलैनिमस, उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे देखकर ऐसा लगता है कि प्यूसिलैनिमस है, यानी कि कहीं ना कहीं डरपोक है, कायर है, उसमें वो बात नहीं, वो जज्बा नहीं, वो पुअर स्पिरिटेड है। तो यही है आपका प्यूसिलैनिमस का वर्ड ऑफ द डे है। तो मैं ऐसे वर्ड्स लाता हूं जो थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं और जो ज़्यादा चलते भी है। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, ये न्यूज़पेपर वगैरह में आपको दिख सकता है, मिल सकता है गाइस। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर लोग यही जो आपको दिख रहे हैं सिनोनिम्स, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कावर्डली, टिमिड तो आपने खूब ही सुना होगा गाइस। तो बस यही है आज के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 44। देखते हैं आज का क्या वर्ड है गाइस। गाइस, ये जो वर्ड है ये एक स्लैंग है, गुड एंड प्रॉपर। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्रेज है ये ब्रिटिश का स्लैंग है, गुड एंड प्रॉपर। ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली या थॉरली, यानी कि पूरी तरह। गुड एंड प्रॉपर जब आप लगाएंगे तो पूरी तरह की फीलिंग देगा, यानी कि कंप्लीटली वाली फीलिंग देगा। जैसे एग्जाम्पल है कि दे वर बीटन, यानी कि उन लोगों को पीटा गया। अब यहां पर मैंने लगाया कि गुड एंड प्रॉपर, तो इस गुड एंड प्रॉपर का मतलब हो गया कि कंप्लीटली पीटा गया, थॉरली पीटा गया, यानी कि पूरा कंप्लीटली उसको पीटा गया। तो लास्ट में आप ऐसे लगाएंगे, हालांकि आपको ज्यादा दिखाई देगा नहीं, बट कई जगह पर जहां पर स्लैंग वगैरह यूज होते हैं वहां पर क्या पता आपको गुड एंड प्रॉपर कोई बोलता हुआ दिख जाए, तो आप यूज कर सकते हैं। हाई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में मैंने खुद इसको देखा है, इसलिए आपको मैं इसको सिखा रहा हूं। तो यूज होता है दोस्तों कहीं ना कहीं। तो गुड एंड प्रॉपर देखिए, शी हैज बीन एक्सपोज्ड,
यानी कि उसे एक्सपोज कर दिया गया है। फिर यहां पर लगा दिया गुड एंड प्रॉपर, यानी कि कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया गया, थरली उसको, पूर्ण रूप से उसको एक्सपोज कर दिया गया है। तो गुड एंड प्रॉपर आप तो तोड़ा गया, नहीं तो कुर्सी टूटी हुई थी। द चेयर वॉज ब्रोकन। गुड एंड प्रॉपर यानी कि कंप्लीटली वो कुर्सी टूटी हुई थी। तो गुड एंड प्रॉपर एक स्लैंग है, इनफॉर्मल है, बट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे, कहीं पर दिख जाए तो समझ जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 45। देखते हैं आज का क्या वर्ड है गाइस। गाइस, आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं इम्प्लोर। इम्प्लोर एक वर्ब है, तो आप इसे इम्प्लोर्ड, इम्प्लोरिंग, इम्प्लोर्स ऐसे आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से। अगर इसके मतलब की बात करें तो हिंदी में देखें तो लिखा है कि विनती करना या याचना करना। अब इम्प्लोर अगर विनती करना है तो रिक्वेस्ट भी तो होता है। इम्प्लोर का हम इस्तेमाल वहां पर करते हैं, जैसे आपने कभी ऐसे सुना है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, भगवान के लिए मुझे मत मारो। एकदम गिड़गिड़ाना, इतना याचना करना, बहुत इमोशनल हो जाना, एकदम डिटरमाइंड होकर के कि बस माफ कर दो मुझे, मैं बस हाथ जोड़ता हूं कि मुझे ये काम करने दो या मेरे लिए काम कर दो। अगर ये सिचुएशन आ जाए तब आप इम्प्लोर करते हैं। यानी कि इम्प्लोर किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है देख लीजिए। इम्प्लोर का मतलब है कि टू आस्क समवन टू डू, किसी को कुछ करने के लिए कहना, और नॉट डू समथिंग, या कुछ नहीं करने के लिए कहना इन अ वेरी सिंसियर वे, या तो बहुत ही सिंसियर तरीके से, लगे कि बड़ा वैल्यू है, बड़ा सिंसियर होकर के कह रहा है कि प्लीज आप ऐसा कीजिए, या बहुत ही इमोशनल होकर के, बहुत इमोशनल में, प्लीज प्लीज कर दो ना यार, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरे इमोशन को समझो, उस वे में। एंड डिटरमाइंड वे, या तो बड़ा ही दृढ़ संकल्प वाला तरीके से। तो कहने का मतलब है कि इम्प्लोर अगर आप किसी को करते हैं तो आप उसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए या किसी काम को नहीं करने के लिए, लेकिन उस रिक्वेस्ट में सिंसेरिटी होती है, वो पूरा इमोशन से भरा हुआ होता है, या बड़े ही डिटरमाइंड वे में आप करते हैं, तब जाकर के आप इम्प्लोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है गाइस? तो देखिए, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बेग, बेग से तुलना कीजिए, बेग, बेग, तो वहां भी इस्तेमाल होगा। बिसीच बड़ा अच्छा वर्ड है, बिसीच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिसीच का मतलब होता है मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं यार, प्लीज ये काम कर दे, आई बिसीच यू। तो बिसीच वाली फीलिंग भी दे रहा है इम्प्लोर। एंट्रीट है या कंज्योर है, ये दोनों भी वही है कि बहुत ज्यादा विनती करने के काम आता है। ये वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए कि आई इम्प्लोर्ड माई फ्रेंड टू गिव मी सम मनी। अब मैंने अपने दोस्त को इम्प्लोर किया, यानी कि मैंने विनती की, याचना की मुझे कुछ पैसे देने के लिए। तो यानी कि मैंने विनती की होगी, या तो मैंने पूरा इमोशनल अपना वो दिखाया होगा कि प्लीज मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज दे दे यार, या बड़े ही सिंसियर वे में कहा होगा, डिटरमाइंड वे में कहा होगा। कहने का मतलब कि आपने विनती की, प्रार्थना की, याचना की कि सामने वाला कुछ आपके लिए कर दे। इट मीन्स कि आपने इम्प्लोर किया। समझ गए गाइस? एक और देखिए, आई इम्प्लोर यू नॉट टू शूट मी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे गोली मत मारो। ये वाली फीलिंग इम्प्लोर दे रहा है कि बिल्कुल मैं विनती करता हूं, याचना करता हूं कि मुझे गोली मत मारो। आई इम्प्लोर यू नॉट टू शूट मी। एक और है कि माई सन इम्प्लोर्ड मी टू बाय हिम अ टॉय, मेरे सन ने मुझसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, याचना की कि मैं उसे एक टॉय दे दूं, टॉय खरीद दूं। तो ये होता है इम्प्लोर गाइस। समझ गया? कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रुप है और आप, मतलब आपकी कोई वैल्यू है, तो आप भी वहां पर अगर किसी उस ग्रुप को कुछ करने के लिए कहते हैं तो बड़े सिंसियर वे में आप कहते हैं। इट मींस कि आपने वहां पर इम्प्लोर किया उनको। तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। तो बस यही है इम्प्लोर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 46। और जो वर्ड है
इसे हम कहते हैं फ्लीटिंग। जी हाँ दोस्तों, फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव है। अब फ्लीटिंग का मतलब हिंदी में तो शायद आपके समझ में नहीं आया, क्षणिक लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो समथिंग दैट डजंट लास्ट एज लॉन्ग एज यू वुड लाइक। कोई भी चीज उतना लंबा नहीं ठहरता है जितना आप चाहते हैं, बस वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो आता है चला जाता है। मान लीजिए कि आपके मन में किसी के लिए अट्रैक्शन बस कुछ क्षण के लिए आया, कुछ मोमेंट के लिए आया और चला गया, तो वो अट्रैक्शन क्या था? फ्लीटिंग अट्रैक्शन था। फ्लीटिंग का मतलब है कि कोई भी चीज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो कम समय के लिए आया। मान लीजिए कि आप में से कोई रिलेशनशिप में रहता है और बहुत जल्दी वो रिलेशनशिप को स्विच करता है, यानी कि उसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? फ्लीटिंग रिलेशनशिप। तो फ्लीटिंग लाइकनेस हो सकती है, फ्लीटिंग लव हो सकता है, कोई भी चीज फ्लीटिंग, किसी की झलक हो सकती है, कोई भी चीज जो कम समय के लिए रहे वो चीज फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग डर हो सकता है, फ्लीटिंग स्ट्रेस हो सकता है। समझ गए आप गाइस? चलिए कुछ सिनोनिम्स देखते हैं पहले। तो फ्लीटिंग का जो सिनोनिम है उसे आप मोमेंट्री भी कह सकते हैं। मोमेंट्री कुछ मोमेंट के लिए होगा वो। शॉर्ट तो पता ही है। पासिंग भी कह सकते हैं, फ्लाइंग भी कह सकते हैं। पासिंग मतलब बस पास हो गया, फ्लाइंग मतलब बस उड़ता हुआ सा आया, कुछ पल के लिए रहा चला गया, ये फ्लीटिंग है। और फ्लीटिंग काफी अच्छा यूज होता है, बॉलीवुड स्टार्स यूज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी वर्ड ऑफ द डे में दे रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं डिक्शनरी खोल के आपको वर्ड दे रहा हूं, मैं वो वर्ड्स देता हूं जो वाकई ही अच्छे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में चलते हैं। मैं बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यूज देखता हूं, वो जो यूज करते मैं वो आपको देता हूं कि आप यूज करें। आपके लिए एक वर्ड होगा, मैं इतना सारा देखता हूं, इतना टाइम देता हूं इन चीजों पर, तब जाकर के मैं कलेक्शन लाता हूं। तो इसको आप यूज करें दोस्तों, ये बेहतरीन वर्ड्स मैं आपको देता हूं। एनीवेज, अब इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आई जस्ट हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ दैट बिल्डिंग। अब बंदा कह रहा है कि आई जस्ट हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स। तो ग्लिम्स मतलब होती है झलक, और झलक से पहले बोला फ्लीटिंग, यानी कि झलक कुछ पल के लिए, शॉर्ट, बस एक हल्का सा झलक। किस चीज की झलक भाई? ऑफ दैट बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग रही होगी तो उसने ज्यादा नहीं देखा, बस एक झलक सा देखा उसने। क्लियर है? आगे देखिए। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, यानी कि कुछ पल के लिए, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं खुश था। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट, बस कुछ पल के लिए, यानी कि मेरी हैप्पीनेस फ्लीटिंग थी। फ्लीटिंग हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। देखिए, माई फ्रेंड इज नोन फॉर हिज फ्लीटिंग रिलेशनशिप, यानी कि मेरा दोस्त जाना जाता है अपने फ्लीटिंग रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप से पहले फ्लीटिंग है, यानी कि कम समय का रिलेशनशिप हमेशा वो रखता है, इसके लिए वो जाना जाता है। तो फ्लीटिंग। तो क्लियर है दोस्तों? अपने हिसाब से आप एग्जांपल्स बनाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज का जो एपिसोड है ये है एपिसोड नंबर 47। आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं फिकल। FICKLE, फिकल। फिकल एक एडजेक्टिव है। फिकल का मतलब होता है कि चंचल या अस्थिर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना माइंड हमेशा चेंज करता रहता है, बड़ा चंचल है, वो किसी एक चीज पर टिकता नहीं है, तुरंत वो इधर से उधर हो जाता है, अस्थिर है, वो स्टेबल नहीं है। तो इस तरह का जो व्यक्ति होगा उसे हम फिकल कहेंगे। हम मौसम के लिए भी कई बार कह देते हैं कि यार वेदर तो बड़ा फिकल है, कभी ऐसा है कभी वैसा है, बदलता रहता है। तो फिकल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो कि चंचल है, अस्थिर है। सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो अनस्टेबल आप कह सकते हैं, अनस्टेबल। उसके बाद कैप्रिशियस कह सकते हैं, इनकॉन्स्टेंट कह सकते हैं। तो ये सब फिकल के लिए आता है। एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। ये लिखा है कि आई कांट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अ फिकल पर्सन, क्योंकि तुम एक चंचल व्यक्ति हो। तुम अभी कुछ और कहोगे, 2 मिनट बाद कुछ और कहोगे, अभी तुम किसी और चीज को पसंद करोगे, कुछ देर बाद किसी और को पसंद करोगे। तुम अस्थिर नहीं हो, अस्थिर हो, तुम चंचल हो, तो मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूं। एक और है, एज आई एम फिकल, जैसा कि मैं चंचल हूं, आई एम नॉट एबल टू चूज एनी आइटम फ्रॉम दिस मेनू, यानी कि कोई मेनू है, आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप कभी ये चुन रहे हैं, अचानक किसी और चीज पर जा रहे हैं, तो आप फिकल है, तो आप चुन नहीं पा रहे हैं उस आइटम को, किसी आइटम को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इट मींस कि आप फिकल है।
एक और है कि द वेदर सीम्स टू बी फिकल, यानी कि जो मौसम है वो बड़ा ही चंचल प्रतीत होता है, यानी कि कभी कुछ है कभी कुछ है, बदलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये है फिकल, काफी यूज होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी कह सकते हैं कि यू आर फिकल, यानी कि भैया तू ना बड़ा चंचल है, यू आर अ फिकल पर्सन। पर्सन बोलेंगे फिर अ लगाना पड़ेगा, अ फिकल पर्सन यानी कि तू बड़ा ही चंचल व्यक्ति है। तो बस यही था दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और एपिसोड है 48। आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं रिगेल। रिगेल एक वर्ब है, अब इसको ध्यान से समझना होगा। रिगेल का मतलब होता है खुश करना, प्रसन्न करना। लेकिन रिगेल का इस्तेमाल आप तभी करेंगे कि जब कोई आपको खुश करे, कोई कहानी सुना करके, अपनी कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस, और कोई भी फनी कहानी हो, उसके लाइफ की कोई कहानी हो, मतलब कुछ भी वो आपको सुनाए, एक स्टोरी टेलिंग करके वो आपको प्रसन्न कर दे, तो वहां पर हम रिगेल का इस्तेमाल करते। तो रिगेल इसीलिए बना है कि अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें, टू एंटरटेन समवन विद अ स्टोरी, एक स्टोरी के साथ आप किसी को एंटरटेन करते हैं तो उसमें आप रिगेल का इस्तेमाल करेंगे। कई बार रिगेल का इस्तेमाल ऐसे भी होता है, किसी ने आपको बहुत अच्छा खाना खिलाया और आपको खिलाकर रिगेल कर दिया, वहां भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ज्यादातर ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अगर कोई रिगेल करे, मान लीजिए कि आपके ग्रैंडफादर है और आपको कई तरह की कहानियां सुना रहे कि बेटा जब मैं जवान था तो ऐसा था, ये करता था, यानी कि वो आपको रिगेल कर रहे हैं, अपनी कहानियों के जरिए आपको एम्यूज कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, आपको डिलाइट कर रहे हैं, रिगेल कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स वही है, एंटरटेन कह लीजिए, एम्यूज कह लीजिए, डिलाइट कह लीजिए, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एग्जांपल्स देखते हैं गाइस, जैसे कि शी ऑलवेज रिगेल्स मी विद सम स्कैरी स्टोरीज, कुछ डरावनी कहानियों के जरिए वो मुझे रिगेल करती है, यानी कि मुझे खुश कर देती है। तो रिगेल जब भी आप बोलेंगे तो उसके साथ आपको लगाना हो कि रिगेल, मुझे अगर रिगेल करती तो रिगेल, शी रिगेल्स मी, फिर विद लगाना होगा, विद स्टोरीज, विद हर लाइफ एक्सपीरियंसेस, विद ये, विद वो, जो भी कहानी वाला है, जैसे कि विद द स्टोरी ऑफ हर चाइल्डहुड, ऐसे करके। आगे देखिए, आई ऑलवेज रिगेल माई सन, मैं अपने बेटे को हमेशा रिगेल करता हूं, उसे खुश करता हूं, विद फनी स्टोरीज, फनी स्टोरीज सुना करके मैं उसे रिगेल करता हूं। तो इसमें सुनाना उनाना सब आ गया, अलग से कोई टेल वेल लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि आई विल रिगेल यू विद द स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, यानी कि अपने बचपन की कहानी से मैं आपको रिगेल कर दूंगा, आपको खुश कर दूंगा, आपको प्रसन्न कर दूंगा। ऐसे हम रिगेल का इस्तेमाल करते हैं। यह है कि माई वाइफ रिगेल्स मी विद डिलीशियस फूड, तो कई बार फूड के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कि डिलीशियस फूड के साथ वो मुझे रिगेल करती है, यानी कि बहुत अच्छा मुझे खाना देती है, जिसके जरिए मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यही है रिगेल, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बॉलीवुड स्टार्स इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं वो वर्ड्स लाता हूं जो हाई फाई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में चलते हैं गाइस, तो आप बेधड़क होकर इसका इस्तेमाल कीजिए। एक डिक्शनरी से उठाकर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये वाकई यूजफुल सेंटेंसेस और वर्ड्स है, सॉरी यूजफुल वर्ड्स है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज है एपिसोड 49। आज का जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं डिविएट। डिविएट एक वर्ब है, तो इसे आप चेंज करेंगे डिविएट, डिविएट्स, डिविएटिंग, डिविएटेड। डिविएट का मतलब होता है भटक जाना, मार्ग से हटना। कहने का मतलब है कि आप किसी टॉपिक पर बात कर रहे हो, टॉपिक से आप हट जाते हैं, यानी कि आप डिविएट हो जाते हैं। आपका एक स्टाइल है, चाहे आपके बात करने का स्टाइल है, आपके चलने का स्टाइल है, और उस स्टाइल से आप भटक जाते हैं। इट मीन्स कि आप डिविएट कर जाते हैं। तो डिविएट का मतलब ये है कि किसी चीज से भटक जाना। अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने लगना, और नॉट प्लान्ड, जो चीज पहले से प्लान्ड नहीं है वो करने लगना। यानी कि जो प्लान्ड है उससे आप बदल करके वहां चले गए, जो प्लान्ड नहीं है कुछ भी करने लगे, यानी कि आप उस चीज से डिविएट हो गए, भटक गए, विचलित हो गए। चलिए कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में डिफर है कि डिफर कर जाना, उससे अलग हो जाना, वैरी कर जाना, डिपार्ट हो जाना।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। आई डोंट वॉन्ट टू डिविएट फ्रॉम वट आई हैव प्लान। वट आई हैव प्लान का मतलब कि जो मैंने प्लान किया है उससे मैं भटकना नहीं चाहता हूं, डिविएट होना नहीं चाहता हूं, उससे मैं विचलित होना नहीं चाहता हूं, मार्ग से हटना नहीं चाहता हूं। जो मैंने प्लान किया है उससे अलग नहीं होना चाहता हूं, उससे डिफर नहीं होना चाहता हूं। यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। तुम भैया टॉपिक से भटक रहे हो, जो मेन मुद्दा है उससे तुम डिविएट हो रहे हो, उससे तुम डिफर हो रहे हो, अलग हो रहे हो। आई शुड नॉट डिविएट फ्रॉम माई टीचिंग स्टाइल, यानी कि मेरा जो टीचिंग स्टाइल है उससे मुझे डिविएट नहीं होना चाहिए, उससे भटक नहीं जाना चाहिए, उससे डिफर नहीं हो जाना चाहिए, वैरी नहीं हो जाना चाहिए, यानी कि जो है वो है। तो डिविएट का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको लगे कि कोई डिविएट हो रहा है, भटक रहा है, तो कह सकते हैं यार देख तूने जो सोचा है ना, तुझे जहाँ जाना वहाँ से तो डिविएट हो रहा है भाई, अपने डेस्टिनेशन से, अपने गोल से, अपने टारगेट से तू डिविएट हो रहा है। तो डिविएट मतलब भटक जाना। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 50। देखते हैं आज का वर्ड क्या है। सो गाइस, आज का जो वर्ड है एक फ्रेजल वर्ब है, इसे हम बोलते हैं पुट फॉर्थ। कई बार पुट फॉरवर्ड भी कहा जाता है, पर पुट फॉर्थ का इस्तेमाल होता है टू सजेस्ट एन आइडिया, प्लान और प्रपोजल। आप किसी को सजेस्ट करते हो, यानी कि आप सामने रखते हो, आपके दिमाग में जो आइडिया है वो आप आइडिया सामने रखते हो। आप कोई प्लान, कोई प्रपोजल ऐसा सामने रखते हो कि सामने वाला विचार करे। तो आप इस चीज़ को कहने के लिए कि हाँ भाई मैंने कुछ आइडियाज उसके सामने रखे, तो इसको बोलने के लिए आप बोल सकते हो पुट फॉर्थ। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स में सजेस्ट यानी कि आपने सजेस्ट किया, प्रपोज किया, प्रपोज मतलब एक प्रस्ताव दिया, या प्रोपाउंड किया। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि ही पुट फोर्थ अ क्लियर लॉजिकल आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट का मतलब कि एक बहस, एक बात उसने एकदम क्लियर और लॉजिकल जो आर्गुमेंट है वो पुट फोर्थ किया, यानी कि सामने रखा, यानी कि सजेस्ट किया, उसने वो एक आर्गुमेंट रखी। तो हिंदी में देखेंगे तो सामने उसको रख देना, पेश कर देना, एक प्रस्तावित कर देना, दैट इज कॉल्ड पुट फोर्थ। नन ऑफ द आइडियाज दैट आई पुट फोर्थ वॉज एक्सेप्टेड, यानी कि जो आइडियाज मैंने सामने रखे, जो मैंने सजेस्ट किए आइडियाज, उसमें से कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। नन ऑफ द आइडियाज, और यहां है वॉज एक्सेप्टेड, जो मैंने सामने रखे दैट आई पुट फोर्थ, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। दे पुट फोर्थ अ प्लान ऑफ एक्शन, उन्होंने एक प्लान ऑफ एक्शन को सामने रखा, सजेस्ट किया फॉर द कमिटी। कमिटी के लिए उन्होंने क्या रखा, एक प्लान, एक एक्शन का प्लान पुट फोर्थ किया। तो पुट फोर्थ का मतलब है उसको सामने रखना, सजेस्ट करना, ताकि कंसिडरेशन हो, उस पर विचार हो और बाकी काम हो। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और आज का एपिसोड है 51। आज का वर्ड देखते हैं दोस्तों। आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं इनहेरेंटली। ये एक एडवर्ब है, इनहेरेंटली। इनहेरेंटली का मतलब है जन्मजात, यानी कि अगर आप शर्मीले हैं और एकदम जब से बंदा पैदा हुआ तब से उसके अंदर वो नेचर है कि वो शर्मीला है, हम कहते हैं यार ये तो पैदाइशी शर्मीला है, ये तो पैदाइशी मूर्ख है। तो जब इस तरह से बोलना हो कि पैदाइशी फलाना है, तो वहां पर आप इनहेरेंटली का इस्तेमाल करेंगे। इनहेरेंटली। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप इनेटली भी कह सकते हैं। इनेटली इसका मतलब वही है जन्मजात, पैदाइशी। या नेचुरली भी कह सकते हैं कि भाई नेचुरली ऐसा है बंदा, या जेनेटिकली भी ऐसा है, जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें, जैसे कि शी इज इनहेरेंटली शाई। अब शाई से पहले मैंने बोला इनहेरेंटली, यानी कि वो बता रहा है कि वो जो शर्मीली है वो जन्मजात शर्मीली है। मतलब कि उसके अंदर जब से पैदा हुई तब से वो जो है ना, वो शाई नेचर उसके अंदर समाया हुआ है। तो अब समझ पा रहे हैं इनहेरेंटली अब कहाँ यूज करेंगे? जब किसी व्यक्ति की आप पर्सनालिटी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है यार ये तो बिल्कुल जन्मजात ही ऐसा है, तब आप वहां पर इनहेरेंटली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एक और देखिए, दिस बिजनेस इज इनहेरेंटली रिस्की। अब
रिस्की से पहले इनहेरेंटली है, यानी कि रिस्की तो है लेकिन वो इनहेरेंटली रिस्की का मतलब है कि भैया ये बिजनेस का मतलब रिस्की, बिजनेस एकदम जन्मजात ही ये बिजनेस ही रिस्की है, ये नहीं कि आगे चल के रिस्क होगा, ये है ही रिस्की, पैदाइशी रिस्की ही है, तब आप इनहेरेंटली का इस्तेमाल करेंगे। दिस गेम इज इनहेरेंटली डेंजरस। अब कोई गेम है और मैं कह रहा हूं भैया ये गेम डेंजरस है, तो उस डेंजरस से पहले इनहेरेंटली लगाने का मतलब है कि बस ये इस गेम का मतलब ये कि डेंजरस है भैया, ये जन्मजात ये डेंजरस गेम है, ऐसा नहीं कि आगे चल के डेंजरस होगा, ये है ही डेंजरस। समझ गए आप? तो जब कोई लगे कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनेटली नेचुरली जेनेटिकली ये वैसा है, आप इनहेरेंटली का इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो सेंटेंसेस आप खुद बनाया कीजिए, सीरीज चलता ही रहेगा, अब तक 51 वर्ड्स हो चुके हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए गाइस। तो बस मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 52 और आज का जो वर्ड है दोस्तों, इसे हम कहते हैं इनहिबिटेड। इनहिबिटेड, इनहिबिटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है संकोची। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति मतलब कुछ बोलने में, कुछ करने में बहुत ही संकोची रहता है, संकोच में रहता है, वो किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकता है, किसी के बारे में कुछ कहना है कह नहीं पाएगा, स्टेज पर आने में उसे संकोच है, उसे किसी के सामने बात करने में संकोच है, अपनी प्रॉब्लम रखने में संकोच है, डांस करने में संकोच है। तो जो हर सिचुएशन में खुद को संकोची महसूस करे वो इनहिबिटेड है, वो व्यक्ति इनहिबिटेड है। तो इनहिबिटेड आप समझ गए, यानी कि अगर अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू से और डू व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं उसे करने में या कहने में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इट मीन्स कि आप इनहिबिटेड है। सिनोनिम्स की बात करें, शाई कह सकते हैं, बंदा शाई है यानी कि एक तरीके से इनहिबिटेड है। रिजर्व्ड है, हालांकि रिजर्व वो भी होता है कि अपने आप को बांध के रखता है, बंदा कुछ कहना नहीं चाहता, बट संकोची तो बिल्कुल संकोच है, उसे तो पता नहीं डर सा समाया हुआ है, वो इनहिबिटेड होता है, बट रिजर्व चल जाता है। विड्रॉन का मतलब होता है कि एकदम अलग थलग है, हटा हुआ है, तो ये सिनोनिम्स में काम आते हैं, बट इनहिबिटेड का आप इस्तेमाल कीजिए संकोची के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चलता है, ये बॉलीवुड स्टार्स इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ लिखा है कि आई एम नॉट इनहिबिटेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यानी कि कैमरे के सामने मैं इनहिबिटेड नहीं हूँ, संकोची नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कैमरे के सामने। क्लियर है? शी इज सो इनहिबिटेड अबाउट डिस्कसिंग हर प्रॉब्लम, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करने की बात आती है तो काफ़ी इनहिबिटेड है। तो शी इज सो इनहिबिटेड, वो काफ़ी संकोची है। अबाउट किस बारे में? तो अबाउट प्रपोजिशन के बाद आपको पता है वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जिरंड आता है, तो अबाउट डिस्कसिंग हर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बारे में वो काफ़ी संकोची। तो आप संकोची हैं तो आप इनहिबिटेड है, बस ऐसे याद कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर संकोची है वो इनहिबिटेड है, यानी कि वो उसकी पर्सनैलिटी होगी, इनहिबिटेड बंदा है, ऐसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द सीरीज है, ये है एपिसोड 53 और आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं डोमेस्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिसिटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है पारिवारिक जीवन। तो कभी भी कहना हो कि मुझे तो यार पारिवारिक जीवन पसंद है, यानी कि होम लाइफ मुझे पसंद है, तो आप डोमेस्टिसिटी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं गाइस। इसके सिनोनिम्स हैं होम लाइफ, हाउस कीपिंग या होम मेकिंग भी आप कह सकते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ डोमेस्टिसिटी, यानी कि मैं भाई पारिवारिक जीवन वाला जो जिंदगी है उसे मैं जीना चाहता हूँ। शी इज हैप्पीली सेटल्ड इनटू डोमेस्टिसिटी। अब सेटल्ड के बाद मैंने इनटू डोमेस्टिसिटी बोला है, यानी कि वो पारिवारिक जीवन में सेटल्ड है। हिज वाइफ डजंट लाइक डोमेस्टिसिटी, यानी कि उसकी बीवी को पारिवारिक जीवन वाला जो लाइफ है उसे पसंद नहीं है। तो बस एक छोटा सा वर्ड है गाइस। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह।
सो गाइज वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और एपिसोड है 54। देखते हैं आज का वर्ड कौन सा है। गाइज आज का जो वर्ड है बहुत ही छोटा वर्ड है, इसे हम कहते हैं टेम, TAME, टेम। टेम एक वर्ब है। टेम का वैसे मतलब हिंदी में देखेंगे तो लिखा है कि सीधा करना। सीधा करना मतलब कि अंग्रेजों के हिसाब से देखते हैं, टू ब्रिंग समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल इफ दे आर डेंजरस, अनकंट्रोल्ड और लाइकली टू कॉज ट्रबल। समवन या समथिंग, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, जानवर हो, कोई भी चीज़ है जो अंडर कंट्रोल है, सॉरी अंडर कंट्रोल नहीं है, उसको अंडर कंट्रोल आपको करना है। कहने का मतलब है कि वो या तो डेंजरस है या अनकंट्रोल्ड है या वो ट्रबल पैदा कर सकता है, उसको आपको अंडर कंट्रोल करना है। इट मीन्स कि आपको उसको सीधा करना है। कई बार कहते हैं ना कि तू बहुत ही बदमाश है ना, मैं तुझे सीधा कर दूंगा बेटा। तो सीधा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा मतलब कि तुझे कंट्रोल में ले आऊंगा। तो जो इधर उधर हो गया है ना, तुझे पूरे डिसिप्लिन में कर दूंगा, मैं तुझे सीधा कर दूंगा। समझ गए आप? इसे बोलते हैं टेम। टेम के सिनोनिम की बात करें तो सब ड्यू है, हालांकि सब ड्यू का मतलब भी वही है, थोड़ा उसको एकदम अंडर कंट्रोल कर देना। सप्रेस तो पता ही, उसको दबा देना, मतलब कि कोई इधर उधर भाग रहा है, डेंजरस है, वो उस दायरे में नहीं है, उसको दायरे में रख देना, टेम कर देना, सीधा कर देना या डिसिप्लिन में ले आना। ये इसके सिनोनिम्स है। दो एग्जाम्पल्स मैंने बनाए हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि इट्स हार्ड टू टेम अ टाइगर। अब एक टाइगर की हम बात करते हैं, जानवर भी, उसको सीधा करना बहुत मुश्किल है, यानी कि वो डेंजरस है, उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर अनकंट्रोल्ड है, उसको भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वहाँ भी आप टेम का सहारा ले सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम अनेबल टू टेम माई चीकी सन। चीकी का मतलब है कि एकदम ढीठ है, निर्लज हो गया है, ढीठ है, एकदम बात नहीं मानता है, चीकी है। तो मैं अपने चीकी बेटे को, उस ढीठ बेटे को मतलब टेम करने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू टेम। तो टेम का ये इस्तेमाल है। समझ गए होंगे कि समवन कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, उसको अंडर कंट्रोल आपको करना है। वो कंट्रोल से बाहर है, आप इससे बाहर है, वो ट्रबल पैदा कर सकता है, और डेंजरस है, अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल में लाना वो टेम कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है गाइस? एग्जाम्पल्स आप खुद बनाइए कि मैं इस चीज़ को मतलब अंडर कंट्रोल लाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू टेम ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 55। देखते हैं आज का वर्ड क्या है। गाइस आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं स्केदिंग। स्केदिंग एक एडजेक्टिव है। स्केदिंग का अगर हिंदी में मतलब देखें तो लिखा है तीखा या नुकसान पहुंचाने वाला। एक्चुअली होता क्या है कि स्केदिंग, जब आप किसी को कोई कमेंट करते हैं, कोई रिव्यू देते हैं, वो स्केदिंग होता है, यानी कि क्रिटिसाइजिंग समवन और समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग वे। आप क्रिटिसाइज करते हैं, आप किसी को कमेंट में बुरा लिखते हैं, उस कमेंट में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो अगर उस क्रिटिसाइज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत हार्श है, आपने ऐसा क्रिटिसाइज किया है कि बस उसकी पूरी इंसल्ट हो गई है, वो बेचारा सोचता रह जाएगा, तो बहुत ही तीखा आपने कमेंट किया, समझ रहे हैं ना, बहुत ही तीखा कमेंट किया, बहुत स्केदिंग वहाँ पर हम बोलेंगे। तो कोई रिव्यू हो, कोई कमेंट आप दे रहे हैं, आप कुछ रिपोर्ट ऐसा कुछ बनाकर पेश कर रहे हैं, वो स्केदिंग है। कोई आप स्पीच दे रहे हैं, वो स्केदिंग है, यानी कि वो बहुत ही दुख देने वाले हैं, वो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो हार्श है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। हार्श आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिटिकल और बाइटिंग, एकदम बाइट करने वाले हैं वो, ये आपका स्केदिंग है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि योर स्केदिंग कमेंट मेड मी क्राई, यानी कि तुम्हारे इस तीखे कमेंट ने मुझे रुला दिया। तो सोचिए कि कमेंट को एम्फेसाइज करा कि कमेंट कैसा था, उसकी डिग्री क्या थी, तो भैया स्केदिंग था, तो उस कमेंट के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है गाइस। एक और देखिए कि यू शुड नॉट हैव गिवन स्केदिंग रिव्यू। आपने रिव्यू दिया, लेकिन रिव्यू कैसा था? स्केदिंग था। अच्छा तो था ही नहीं, बुराई था, बुराई में भी बहुत ज़्यादा ही कुछ बुरा था वो, तो स्केदिंग। एक और देखिए, हिज स्पीच वॉज स्केदिंग, यानी कि उसकी जो स्पीच थी वो स्केदिंग थी, तो स्पीच के बारे में बता रहा है, यानी कि जो भाषण उसने दिया बहुत ही स्केदिंग था, वो क्रिटिसाइज करने वाला था। तो बस यही है, आप कोई भी कमेंट वगैरह करें और अगर आपने स्केदिंग डाल दिया तो समझ लीजिए कि वो
हार्श है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो बस यही है स्केलिंग छोटा सा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स में लाता हूँ ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 56। देखते हैं आज का वर्ड कौन सा है। आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं इंस्टिल। जी हाँ दोस्तों, इंस्टिल एक वर्ब है। इंस्टिल का इस्तेमाल हम करते हैं अगर बोलना है कि मन में बिठाना। अब किसी के मन में कुछ बिठाना है यानी कि इंस्टिल। कई बार ये सिंगल एल के साथ भी आता है, डबल एल के साथ भी आता है। तो इंस्टिल सिंगल एल भी ले सकते, डबल एल भी ले सकते। मन में बिठाना का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अपने बच्चे के मन में डर बिठा दें या अच्छी बातें बिठा दे, यानी कि कुछ ऐसा करे कि उसके मन में वो छप जाए, अब वो उसे फील करने लगे, वैसा बिहेव करने लगे। तो किसी के मन पे वो छाप देना, मन में बिठा देना, वहाँ पर हम इंस्टिल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एक और बहुत पॉपुलर वर्ड है जिसे हम कहते हैं इनकलकेट। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। इनकलकेट मतलब मन में बिठाना। इन्फ्यूज़ भी कह सकते हैं, इन्फ्यूज़ मतलब भी वही है। और इम्प्लांट तो पता ही है, इम्प्लांट भी यूज़ हो सकता है। तो इंस्टिल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि टीचर्स मस्ट इंस्टिल कॉन्फिडेंस, यानी कि जो अध्यापक हैं उनको कॉन्फिडेंस बैठा देना चाहिए इन देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स में। तो हमने इंस्टिल बोला, इंस्टिल के बाद जो चीज़ बिठाना है उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे। इंस्टिल व्हाट? तो इंस्टिल कॉन्फिडेंस, इंस्टिल फियर, इंस्टिल गुड थिंग, गुड नॉलेज। उसके बाद फिर हमें इन लगाना है। किस में बिठाना है? तो इन डैश डैश डैश, यानी कि स्टूडेंट्स में, तो इन स्टूडेंट्स। यानी किस तरीके से चलेगा कि इंस्टिल डैश इन डैश। इन की जगह इनटू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट इन चलता है तो कोई बात नहीं। समझ गए? एक और देखते हैं। यू शुड इंस्टिल कर्टिसी इन योर किड्स। अब देखिए यहाँ पर इंस्टिल के बाद आ गया कर्टिसी, यानी कि आपको मन में बिठा देना चाहिए कर्टिसी। कर्टिसी मतलब विनम्रता, वो जो शिष्टाचार है उसको मन में बिठाना चाहिए। किसके मन में? तो इन योर किड्स, अपने बच्चों के मन में बिठा देना चाहिए कर्टिसी। डोंट ट्राई टू इंस्टिल फियर इन मी, यानी कि मुझ में डर बिठाने की कोशिश मत करो। इंस्टिल फियर इन मी, मुझ में डर बिठाने की कोशिश मत करो अबाउट दैट जॉब, उस जॉब के बारे में या उस बिजनेस के बारे में। कैसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो इंस्टिल का मतलब आप समझ गए कि मन में बिठा देना, चाहे आप कैसे करके भी उसको मन में बिठा दे, ये चीज़ है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में रोज लाता रहूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और कैमरे में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं अनविटिंगली। अनविटिंगली एक एडवर्ब है दोस्तों, यानी कि हिंदी में देखिए तो इसका मतलब है अनजाने में, यानी कि बेइरादा। कहने का मतलब है कि आप कोई काम कर जाते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं होता और अनजाने में आप उस काम को कर जाते हैं। आपने कोई गलती की बट आपको पता ही नहीं था, अनजाने में वो आपसे गलती हो गई। आपका इंटेंशन नहीं था किसी के दिल को दुखाने का और आपने बिना इंटेंशन के अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया। अनजाने में आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक कर दी जो नहीं करना चाहिए था। तो अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अनजाने में के लिए जो वर्ड है उसे बोलते हैं अनविटिंगली। क्लियर है? यानी कि कह सकते हैं कि कंप्लीटली एक्सीडेंटल है या अनइंटेंशनल है, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि विदाउट बीइंग अवेयर, आप अवेयर थे ही नहीं, अनइंटेंशनली आपने कोई काम कर दिया, वो अनजाने में है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। एक इसका बहुत अच्छा वर्ड है इनएडवर्टेंटली, ये भी बहुत अच्छा यूज होता है इनएडवर्टेंटली। इसका मतलब भी वही है, अनजाने में। एक्सीडेंटली बोल सकते हैं या अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं कि अनइंटेंशनली। बस अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ये लिखा है कि आई हैव वायलेटेड द लॉ अनविटिंगली, यानी कि मैंने कानून का उल्लंघन कर दिया है अनविटिंगली, यानी कि अनजाने में मैंने कानून का उल्लंघन कर दिया है। एक और है कि अनविटिंगली आई रिवील्ड एवरीथिंग। रिवील का मतलब है उजागर करना, सब कुछ बता देना। तो मैंने
अनजाने में सब कुछ रिवील कर दिया, सब कुछ सामने रख दिया, सब कुछ उजागर कर दिया अनजाने में। शी मेड दिस मिस्टेक अनविटिंगली, उसने इस गलती को अनजाने में किया। तो यही है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो अनविटिंगली का आप इस्तेमाल कीजिए और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है, एपिसोड है 58। कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस। तो आज का जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं अजार, AJAR, अजार। कई लोग इसको अजर कहते थे, बड़े अजार पढ़ेंगे। ये एक एडजेक्टिव है। अजार का मतलब होता है अध खुला, यानी कि आधा खुला हुआ। अब ये दरवाजों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो खिड़की हो, दरवाजे हो, किचन का दरवाजा हो, बाथरूम का दरवाजा हो। कई बार हम कहते हैं ना कि यार दरवाजा आधा खुला हुआ था, यार तूने दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया, तो अगर ऐसे बोलना है तो उस अध खुला को कहने के लिए हमें अजार वर्ड का इस्तेमाल करना है। यानी कह सकते हैं स्लाइटली ओपन, यानी कि नीदर एंटायरली ओपन, ना तो पूरा खुला हुआ, नॉर एंटायरली शट, ना पूरा बंद है, स्लाइटली ओपन था, मतलब अजार था। तो समझ गए आप। अब अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप हाफ ओपन कह सकते हो। अब सिनोनिम का मतलब है कि इस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड हम यूज करें, तो हाफ ओपन। अनलैच्ड कह सकते हो, हालांकि लैच का मतलब होता है कुंडी बंद होना, तो कुंडी बंद नहीं था तो अनलैच्ड था या अनलॉक्ड है। हाफ ओपन ज़्यादा यहाँ पर सूट करेगा, नहीं तो आप अजार तो पूरा का पूरा यूज़ कर ही सकते हैं। अजार ही यूज़ कीजिए तो अच्छा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है कि शी लेफ्ट द डोर अजार, यानी कि उसने दरवाज़ा आधा खुला छोड़ दिया। देख रहे हैं, शी लेफ्ट द डोर अजार। यहाँ है कि यहाँ योर होना चाहिए, तो मैं आर कर देता हूँ। योर डोर वॉज अजार, यानी कि तुम्हारा जो दरवाज़ा था वो आधा खुला हुआ था। योर डोर वॉज अजार। Why did you leave your bedroom door ajar last night? यानी कि तुमने अपने बेडरूम का दरवाज़ा कल रात को अधखुला क्यों छोड़ दिया था। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो अजार का आप इस्तेमाल कीजिए अपनी डेली लाइफ में। ठीक है गाइस। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है। कैमरा अब तक बना नहीं है, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहा हूँ। आज का जो वर्ड है इसे हम बोलते हैं अगेप। इसे अगेप पढ़ते हैं, कई लोग इसको अगैप कह देते हैं, कई लोग इसको अगैपे कह देते हैं, इसको अगेप पढ़ते हैं। ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मुंह बाए हुए। अब मुंह बाए हुए कैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए इंग्लिश में समझते हैं। यहाँ लिखा है कि ड्रॉपिंग योर जॉ इन सरप्राइज और वंडर। अगर आप ऐसी किसी चीज़ को देखते हैं जिसको देखकर आपको सरप्राइज हो, तो फिर आपका मुंह ना खुला का खुला रह जाता है, मुंह खुला रह जाता है। आपका मैं चित्र नहीं बना पा रहा। तो आपका मुंह अगर खुला रह जाए, लगे कि अरे यार ये क्या हो गया, अरे बाप रे, इसको बोलते हैं मुंह बाए हुए, यानी कि मुंह खोले हुए। आश्चर्य की अवस्था में आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका मुंह खुल जाता है। उस खुले हुए मुंह के बारे में हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, अगेप कहेंगे। मैं बोलूँ कि यार वो तो बिल्कुल उसका मुंह खुला हुआ था जब उस चीज़ को देख रहा था, या जब उसने खबर सुनी तो उसका मुंह खुला हुआ था, तो अगेप बोलेंगे। ये वर्ब नहीं है, हम इसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। देख लीजिए, वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर। अगर आप आश्चर्यचकित होते हैं तो वाइड ओपन हो जाता है, मुंह आपका खुल जाता है। इन अ स्टेट ऑफ वंडर, सरप्राइज की अवस्था में, अमेजमेंट, क्या बिल्कुल अमेज, चकित हो जाते हैं। एज विद द माउथ वाइड ओपन, जब मुंह आपका बड़ा खुल जाता है उसको हम कहते हैं अगेप। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो हम इसको वाइड ओपन कह सकते हैं, वाइड भी कह सकते हैं, यॉनिंग की अवस्था कह सकते हैं, गैपिंग की अवस्था कह सकते हैं। हालांकि आपको अगेप ही यूज करना है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। ही वॉज गेजिंग एट द गर्ल, वो लड़की को एक टक देख रहा था। गेज का मतलब होता है एकदम घूरना, मतलब स्टेयर वाली फीलिंग आती है, एक टक उसे देखते रहना, उसे गेज कहते हैं। तो ही वॉज गेजिंग एट द गर्ल, वो लड़की को घूर रहा था, विद हिज माउथ अगेप। अब आपको ये लगाना पड़ेगा विद, और यहाँ पर माई, योर, हिज, हर, ऐसे करके फिर आपको माउथ लगाना पड़ेगा और फिर अगेप बोलना पड़ेगा।
आप ऐसे भी कह सकते कि हिज माउथ वॉज अगेप, उसका मुंह खुला हुआ था, ऐसे भी कह सकते। बट ये ज़्यादा अच्छा है कि वो लड़की को देख रहा था, एकटक देख रहा था खुले हुए मुंह से, मतलब खुले हुए मुंह के साथ, विद हिज माउथ अगेप। कहने का मतलब है, हिंदी पे ना जाए, कि जब वो देख रहा था तो उसका मुंह भी फटा हुआ था, मुंह भी खुला हुआ था, ये कहने का मतलब है। चलिए अंग्रेजों के हिसाब से अब समझिए, हिंदी पे ना जाए। वाई आर यू स्टैंडिंग विद योर माउथ अगेप। अब कोई बंदा खड़ा है, उसका मुंह खुला हुआ है, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू स्टैंडिंग विद योर माउथ अगेप, क्यों भैया इस खुले मुंह से क्यों खड़ा है, मतलब क्यों सरप्राइज में। कहने का मतलब है कि आश्चर्य की अवस्था में कोई खड़ा है, उसका मुंह खुला है, तो हम ये कह सकते हैं उसे। एक और देखिए, माई वाइफ वॉज वॉचिंग द हॉरर मूवी, मेरी वाइफ हॉरर मूवी देख रही थी, विद हर माउथ अगेप। तो आपको ये विद लगाना है, विद फलाना माउथ अगेप, यहाँ हर, हिज, माई, योर ऐसे करेगी, यानी कि वो उस आश्चर्य की अवस्था में मूवी देख रही थी हॉरर, जब वो हॉरर मूवी देख रही थी तो उसका मुंह खुला हुआ था। क्लियर समझ में आ रहा है गाइस? तो बस यही है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज है और ये एपिसोड है 60, यानी कि आज का वीडियो लेकर 60 वर्ड्स आपके हो चुके हैं। तो चलिए आज का वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है, इसे हम बोलते हैं फॉर नो। जी हाँ, नो तो आपको पता ही है, नो का मतलब पता होना। नो से पहले यहाँ लगा है FORE, तो इसे प्रोनाउंस करेंगे फॉर नो। और जब इसे चेंज करेंगे वर्ब के रूप में तो फॉर नो, फॉर नोज, फॉर न्यू, फॉर नोन, फॉर नोइंग, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब होता है पहले से पता होना, यानी कि अगर आप कोई चीज़ पहले से जानते, जैसे यहाँ लिखा है कि बी अवेयर ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के बारे में आप पहले से ही अवेयर थे, बिफोर इट हैपन्स, यानी कि इसके होने से पहले। मान लीजिए कि आपके दोस्त को एक लड़की ने चाटा मारा, अब आप कह रहे हैं मुझे तो पहले से पता था कि वो चाटा मारेगी, ऐसा होता है ना। किसी ने आपकी इंसल्ट कर दिया, आप कह रहे हो मुझे तो मालूम था कि इंसल्ट वो करेगी या वो करेगा, इस तरीके से। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप कह रहे हैं मुझे पता था एक दिन इसका एक्सीडेंट हो के रहेगा। तो आपको पहले से कोई चीज़ मालूम था। टू नो इन एडवांस, एडवांस में आपको पता था। हो सकता है किसी ने आपको रिवील कर दिया हो सकता है कि आपके अंदर ऐसी कोई शक्ति हो जिसकी वजह से आप पहले से जानते हैं, हो सकता है आप अंदाजा लगा रहे हो। लेकिन ये फॉर नो का इस्तेमाल उस वक्त हम ज़्यादा करते हैं, या तो किसी ने पहले ही आपको रिवील कर दिया हो कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है, मैं तुझे बता रहा हूँ, या आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको पहले से पता था। इनमें ज़्यादा यूज़ होता है। नहीं तो इंसान ऐसे भी कहीं देते हैं कि हाँ मुझे मालूम था कि ये होगा, मतलब उनका एक अंदाजा था। तो आप सिनोनिम के तौर पे कह सकते हैं कि एंटीसिपेट, पूर्वानुमान लगा लेना, एंटीसिपेट करना। फॉरसी, पहले ही देख लेना कैसा होगा। डिवाइन भी कह सकते हैं, हालांकि डिवाइन ज़्यादा यूज नहीं होगा, बट डिवाइन भी एक वर्ब की तरह यूज हो सकता है। डिवाइन, डिवाइंस, डिवाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि पहले से एक तरीके से अंदाजा होना, ऐसे बोल सकते हैं। हालांकि आपको फॉर नो यूज़ करना है, और एंटीसिपेट भी ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस देखिए, आई फॉर न्यू, यानी कि मुझे पहले से पता था हाउ शी वुड रिएक्ट, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो ये मुझे पहले से पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। आई डिड फॉर नो, आपको पता है ना कि अगर डू, डज या डिड पहले लग जाए तो इम्फेसाइज करता है कि हाँ हाँ बिल्कुल मुझे मालूम था, मुझे मालूम तो था। आई डिड फॉर नो, मुझे पहले से ही पता था भाई, थोड़ा ही और फोर्स कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है कि पक्का पता था। दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, भाई मुझे बिल्कुल पता था। आई डिड फॉर नो दैट शी वुड नॉट एक्सेप्ट, वो नहीं करेगी, नहीं स्वीकार करेगी तेरे प्रपोजल को। ही सीम्स टू फॉर नो थिंग्स, यानी कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी चीज़ें जानता है, वो चीज़ों को पहले से जानता है। ही सीम्स टू फॉर नो थिंग्स, यानी कि वो चीज़ों को पहले से एडवांस में जानता है, ऐसा उसको देखकर लगता है। दैट सेंट, यानी कि वो जो साधु है, फॉर नोज हिज डेथ, वो अपने मौत को पहले से जानता है। तो ये होता है फॉर नो। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी आपको पहले से पता था कि ऐसा होगा, तो आप फॉर नो का इस्तेमाल करो कि आई फॉर न्यू, मुझे मालूम था दैट शी वुड गिव यू दिस अमाउंट, वो तुझे इतना अमाउंट देगी, मुझे पहले से पता था। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।